आज ये मोदी सरकार इन लोगों की पेंशन पर टैक्स लगा रही है। क्या फौज को इतना कमजोर करना चाहते हैं फाइनेंशियली और मॉरली? अगर सैनिक इकट्ठा हो जाए तो आपकी कुर्सी भी नीचे जा सकती है। और सरकार के प्रति हमारी ये लड़ाई मरते दम तक लागू रहेगी। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पूर्व सैनिक जो है वो आए हुए हैं। इन लोगों ने तो माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप अब वो माई फ्रेंड इनको बार बार उंगली कर रहा है। ये लोग एक आवाज नहीं बोल पा रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और आप देख सकते हैं कि पूर्व सैनिक द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस के साथ मिलकर। क्या कुछ इसकी मांगे हैं और क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, चलिए इन लोगों से ही जान लेते हैं। सर, क्या कुछ वजह है आज आप लोगों ने धरना किया है? सर, सबसे पहले मैं इस देश को आपके चैनल के माध्यम से एक बता देना चाहता हूं कि जब किसी फौजी का जीवन शुरू होता है तो एक शब्द से शुरू होता है, जय हिंद। और फिर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी फौजी की अगर शहादत हो जाती है, किसी आर्मी मैन की, तब भी अंतिम शब्द हम उसे नमस्कार सैल्यूट करते हैं तो वो भी जय हिंद के साथ होता है। आज ये मोदी सरकार इन लोगों की पेंशन पर टैक्स लगा रही है और ऐसे लोगों की पेंशन पर टैक्स लगा रही है जो शहीद में अंग भंग हो गए, डिसेबल हो गए, जिनके हाथ पैर जंग में चले गए, लड़ाई में चले गए, उनके पैसे पर डकैती डालने का काम जो मोदी सरकार कर रही है। तो इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप आर्मी को और किसानों को राजनीति करने का मौका दे रहे हो और ये वो लड़ाके लोग हैं जो दुश्मनों की सीमाओं पर लड़े और उनसे नहीं डरे और फतेह पाई हर चोटी पर, हर जंग पर, चाहे वो कारगिल का मैदान रहा हो, चाहे किसी का भी मैदान रहा हो। वही आर्मी आज अपने हक हकूक की मांग कर रही है और बहुत छोटी सी मांग है इनकी कि मेरी पेंशन को मुझे दे दो। जिस समय आर्मी के जवान को रिटायरमेंट होने के बाद में अपनी पैसे की जरूरत है, उसी समय पे आप टैक्स लगा रहे हो और जो पेंशन है वो उनकी प्रोत्साहन राशि है, इनकम नहीं है। सर, इन लोगों को समझना चाहिए कि वो इनकी प्रोत्साहन राशि है, कंपोजिशन है, उसमें ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। ये इनकम तो नहीं है, इनकम की कैटेगरी में नहीं आता तो इनकम टैक्स क्यों लगा रहे हैं? तो ये जो गंदा काम जो सरकार कर रही है, ये शुभचिंतक ना तो किसान की हुई, ना जवान की हुई, ना नौजवान की हुई, ना बेरोजगार की हुई। तो ये सरकार इस देश की सबसे गद्दार और बुरी सरकार है और देश की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है वो अपनी तानाशाही में जवान और किसान दोनों के हक और हुकूकों को भूल गया है। इसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात तो ये भी है, जिस तरीके से अभी देश के हालात चल रहे हैं, कई बार अभी भी जैसे ट्रेंड में चल रहा है कि सिलेंडर के रेट भी जो है ऊपर हो गए, क्राइसिस बन रही है, उस समय में इस तरीके का प्रोटेस्ट क्यों करा जा रहा है? उस टाइम तो अभी देश को सबसे ज्यादा उस चीज़ को संभालना चाहिए। देखिए सर, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये जो हालात पैदा हुए हैं, अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अब जो कह रहे हैं सिलेंडर वाली रेट, ये हो सकता है हम लोगों को फेस करना पड़े और सारा चीज़ हमें ही फेस करना है, आम आदमी को, चाहे वो जवान है, किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, उसी को फेस करना है। क्योंकि इन लोगों ने तो माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप अब वो माई फ्रेंड इनको बार बार उंगली कर रहा है। ये लोग एक आवाज़ नहीं बोल पा रहे, खामखा अपने मित्र देशों को भूलकर और दुश्मन राष्ट्रों से दोस्ती कर बैठे। तो उसका नतीजा इसमें हम लोग कहाँ दोषी हैं? जनता को आप दोषी बना रहे हो, पत्रकार या कोई भी लोग। तो ये सबसे कमजोर वर्ग इस देश का जनता ही है, उस पर आप कोई भी आरोप मर लो। हम लोग कहाँ दोषी? सिलेंडर के पैसे हमने बढ़ाए या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं? हम इस देश के लिए शहादत देने के लिए जिम्मेदार हैं, हम इस देश के अन्न उगाने के लिए जिम्मेदार हैं, हम इस देश की शांति व्यवस्था को कायम रखने में जिम्मेदार हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश से आज एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कमांडर बीपी सिंह हूँ, रिटायर्ड इंडियन नेवी से। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। एक इतना बड़ा दुख है एक्स सर्विसमैन के अंदर कि एक्स सर्विसमैन के ऊपर जो आपका फाइनेंस बिल आया 2026 बजट आया, उसके अंदर जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर इस सरकार ने टैक्स लगाया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 1922 से लेकर के आज तक जितनी भी सरकारें सत्ता में आई, किसी ने इस तरह का टैक्स नहीं लगाया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस देश की जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स से बहुत सारे लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। उसी के अंदर से तनख्वाह मिलती है एक फौजी को। क्या ये देश इतना कमज़ोर हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13-14 साल से सेंटर में चल रही है, उसके बावजूद क्या ये देश इतना कमज़ोर है
कि 200-300 करोड़ रुपए मात्र जो डिसेबल्ड सोल्जर है, जो लड़ाई के अंदर घायल हो गए और उनका बाहर कोई रोजगार नहीं मिल सकता है और फौज उनको रखती है लंबे टाइम तक, सुपर एनुअल तक उनको एडमिनिस्ट्रेशन रोल में या इंस्ट्रक्शन रोल में या किसी प्रशिक्षण रोल में फौज उनको रखती है और वो अपनी पूरी नौकरी करके रिटायर होते हैं। क्या उन्होंने कोई जुल्म किया है कि उन्होंने पूरी सर्विस की और उसके बाद आपने उनकी इनकम पे उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया? पहली बात सरकार को ये समझना पड़ेगा, मुझे लगता है श्रीमती सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके संज्ञान में ये बात बड़ी गलत तरीके से पेश की गई है। नीचे जो अफसरान हैं उन्होंने उसको अच्छे पर्सपेक्स में पास नहीं किया, उनकी नज़र से ये भूल हुई है कि उन्होंने इसको बजट के अंदर पास कर दिया कि ये इनकम नहीं है। मैडम श्रीमती सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनको ये समझना पड़ेगा ये आमदनी नहीं है, ये फौजी की, ये डिसेबल्ड सोल्जर की आमदनी नहीं है। ये उनको एक कंपेंसेशन दी जाती है जो वो अपना लिम्ब लूज़ करते हैं, अपनी बॉडी लूज़ करते हैं, अपनी उनको जो मेडिकल डिसेबिलिटी होती है। दूसरा मुद्दा, पहला तो डिसेबिलिटी पेंशन का है, दूसरा मुद्दा बहुत बड़ा ये है कि जो हमें ECHS के थ्रू रिटायर्ड होने के बाद इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के अंदर इलाज मिलता है एक्स सर्विसमैन को, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने पहले अपने आप को इम्पैनल्ड कराया, उसके अंदर इम्पैनल्ड कराने के बाद में अब केंद्र सरकार जो एक्स सर्विसमैन के का जो बजट है, जो हमारा पैसा दिया हुआ है, कंट्रीब्यूटरी है, वो उस पैसे को रिलीज नहीं कर रही है और बड़े बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, क्योंकि उनके बिल पास नहीं हो रहे हैं, वो एक्स सर्विसमैन को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, उनको डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उनका। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप क्या फौज को इतना कमज़ोर करना चाहते हैं फाइनेंशियली और मॉरली? ये एक मॉरल की बात है। फौजी के जो फौजी अपने समाज को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके बॉर्डर पे कहीं बर्फ़ में है, कहीं समुद्र में है, कहीं आसमान में है, कहीं पहाड़ियों के बीच में है, कहीं गर्मी में है, वो इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है। श्रीमती सीतारमण को, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप इतना मनोबल गिराना चाहते हैं इस फौज का? आपने केवल 4 साल के लिए अग्निवीर की आप स्कीम लेकर के आए। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से कहा जा रहा है, सर ने बताया और भी लोग बता रहे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट पे उतरे, बीजेपी को हमेशा कहा जाता है कि वो जवानों के साथ है, जवानों के साथ हमेशा रही है, कंधे से कंधा मिला के उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं प्रशांत कदम, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और सैनिक फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं इस जंतर मंतर में इसीलिए आया हूँ कि चाहे कांग्रेस का पार्टी अगर सैनिक सेल आंदोलन कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी भी करे, तो हम सैनिक हो के सैनिक को एक पाठिंबा देने इधर आए हैं, क्योंकि एक सैनिक है, देश का सैनिक है, तिरंगा उसकी शान है और दिल में उसका अभिमान है। तो हम नरेंद्र मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज ये आंदोलन और देश के देश की जो राजधानी है दिल्ली, इसमें चल रहा है, ये आपका, मैं बोलता हूँ, ये अपयश है। ये ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देश के लिए सैनिक अपनी जान देता है, अगर अपना हाथ पैर खो देता है, अगर उसकी वजह से अगर ये डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये पेंशन एक अपनी उदर निर्वाह करने का साधन है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप जो अग्निवीर जो चला है तो तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि अग्निवीर जो भर्ती होता है मेरे जैसे का बच्चा भर्ती होता है, ना कि ऑफिसर का या मिनिस्ट्री में जो कोई मंत्री संतरी है उनका नहीं होता है। तो अग्निवीर परमानेंट होना चाहिए। और मैं ये बात और भी बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में काम करता हूँ, हर समिति में हूँ, लेकिन आजकल सैनिकों के ऊपर, शहीद जवान परिवार के ऊपर जो अन्याय हो रहे, अत्याचार हो रहे, उनका खून हो रहा है। हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट में माजी सैनिक जो रंजीत निकम है, उसका खून हुआ है, दिन दहाड़े खून हुआ है। आपकी महाराष्ट्र की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, आज का उनका कोई भी नुमाइंदा आज उसके घर में नहीं गया है, आपका मंत्री उसके घर में नहीं गया। मैं आपकी इस चैनल से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कितने भी अच्छे काम करो, उसको लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। अगर किसी के पक्ष में, अगर किसी के साथ में खड़े होते हैं, उसको दुनिया सलाम करती है। तो
तो मैं आपके माध्यम से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से बोलना चाहता हूं कि आप जो सैनिकों का जो आंदोलन चल रहा है उसको आप नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन के लिए आपके लिए खतरा है। अगर सैनिक इकट्ठा हो जाए तो आपकी कुर्सी भी नीचे जा सकती है। इसलिए मैं आपसे आवेदन करता हूं कि सैनिकों का दिल जीतिए, सैनिकों के ऊपर अत्याचार करने वालों को तुरंत सज़ा दी जाए। क्योंकि ये सैनिक अगर इकट्ठा हो जाए, ये आंधी तूफान से भी ज़्यादा इसकी पूरी जो हानि होगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं इस जंतर मंतर से कि आप जल्द से जल्द इस हमारे जो ECHS है, जो हमारे अग्निवीर है, जो हमने मांगे रखी है, उसको तुरंत पूरा किया जाए और इस शिष्टमंडल को आप मीटिंग के लिए बुलाया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कुछ प्लान है अगर आज भी सरकार जो है बात नहीं सुनती है तो इसके आगे क्या कुछ करने का विचार है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सतारा डिस्ट्रिक्ट से खंडाला तालुका से हूँ, जो कि एक बहुत हमारा सातारा जिला जो है सैनिकों का जिला है। जैसे हमारे दोस्त ने कहा है कि भाई हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे, खास करके जो अग्निवीर बनाया गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि वो कोई भी जवान जाता है तो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए जाता है, ना कि आपके पेंशन के लिए। और पेंशन देना या लेना वो हमारा हक बनता है, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। और 4 साल अग्निवीर रख करके आप ये साबित करना चाहते हो देश में कि पेंशन का हक आपका छीन लिया जाए। दूसरी बात है, हमारा ECHS का जो चल रहा है, पूरा जो फंड अलॉट होना चाहिए वो उस तरीके से होता नहीं है, ताकि कई बीमारी ऐसी है जो हम आम आदमी, आम सैनिक उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेरा निवेदन है मोदी जी से, मोदी सरकार से, कि वो अपना पूरा फंडिंग ECHS को दे दे, ताकि हर एक आदमी, हर एक जवान, हर एक वो परिवार, जवान परिवार अपना ठीक तरह से इलाज करा सके। तीसरी बात है कि आज आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचती, आज जब आप लोग ये धरना कर रहे हैं इसके बाद भी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो इसके आगे क्या कुछ प्लान है? इसके आगे तो तूफान ही आएगा। और जब आर्मी वाला जब कभी उठता है तो उसको शेर कहा जाता है। अगर वो उठेगा, अगर आपको खाएगा नहीं तो नाखून जरूर मारेगा। तो उस तरह से हम हर जगह से ये आंधी तूफान इकट्ठा करेंगे और सरकार के प्रति हमारी ये लड़ाई मरते दम तक लागू रहेगी। तो देखिए, पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। सर, क्या कुछ वजह है आज जो आप लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन के लिए मेरा पहला मौका नहीं है। मैं 4 साल तक जंतर मंतर पर बैठा था 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। तो किस लिए? कि हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। और आज मैं आया हूँ, किस मकसद से आया हूँ, सामने लिखा हुआ है। मेरा नाम कर्नल दिलबाग सिंह है। 71 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया है मैंने। तो मैं फौज में कैसे होता है, फौज किस तरह देश की सेवा करती है और क्या क्या खुशी खुशी यातनाएं सहती है देश के लिए। और जो फौज ने, जिसने 1971 में एक इतनी शानदार जीत दिलाई, उसके साथ ये उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को आप टैक्स कर रहे हो। जगह जगह फौजियों पे अटैक हो रहे हैं। अग्निवीर ले आए। अगली लड़ाई ना ये अग्निवीरों से नहीं लड़ी जाएगी। 4 साल में वो लोग रिटायर हो जाएंगे। 1 माह के लिए 22 साल में कोई ज्वाइन करता है, 26 में रिटायर हो जाए तो फिर उसके बाद ये भी सवाल उठता है कि क्या करेगा वो आगे। ये आप जानते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि फौज में तैनात रहने के लिए मनोबल ऊंचा होना चाहिए। जबकि उसको पता है कि 4 साल बाद मैं घर भेज दिया जाऊंगा, तो जम्मू कश्मीर या कहीं भी क्या तैनाती करेगा, सीमा की सेवा, सुरक्षा क्या करेगा, पता नहीं। ये सब सोचे समझे बिना ये क्या स्कीम ले आए हैं। लग रहा है कि बीजेपी लापरवाही कर रही है हर चीज़ में। सेना को, जिसको कहा जाता है कि सेना का साथ देती है बीजेपी, कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ रही है। देखिए, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से ये गवर्नमेंट अपनी देश की सुरक्षा से हैंडल कर रही है, वो आगे जाके देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद सर। क्या कुछ आगे का प्लान है फिर, अगर आज भी सरकार हम आप इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारा जो 4 साल है आर्मी का, ये टूटना चाहिए। जितनी पहले फौज आर्मी की सर्विस है उतनी होनी चाहिए। इसमें हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा है।
दूसरी बात ये है कि हमारे जो रिटायरमेंट पुराने फौजी है उनकी जो पेंशन है वो नए फौजियों के साथ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम है और वो बराबर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो डीए हमारा 2 साल से बंद है वो हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात है हमारे जो फौज के सहूलतें हैं सब बंद की गई है, वो पूरी होनी चाहिए। हाँ जी। तो देखिए अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पूर्व सैनिक आए हुए हैं और लगातार अपनी मांगे यहाँ पर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं एमपी आ रखे हैं, यहाँ पे अलग अलग सांसद आए हुए हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के और भी नेता लगातार आते जा रहे हैं। और आप देखिए कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पूर्व सैनिक जो है वो आए हुए हैं और अपनी मांगे यहाँ पर रखी हैं। जिस तरीके से सरकार द्वारा टैक्स लगा दिया गया है, डिसेबल जो जवान है हमारे, जिन लोगों ने अपना कोई अंग जंग के दौरान या किसी भी वॉर में खो दिया है, किसी भी मुठभेड़ में खो दिया है, उन पर जो टैक्स लगा दिया गया है डिसेबल पेंशन पे, उसकी मांग की जा रही है कि उस टैक्स को हटाया जाए। और इसी तरीके की अलग अलग मांगे जो यहाँ पर रखी गई। आज हमारे नेता जो हैं अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी हमारे लोकसभा में इसका मुद्दा उठाएंगे। अगर नहीं करेंगे आगे, अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो और भी इससे बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। देखिए जो सैनिक हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर सरकार इसके बावजूद बात नहीं सुनती है तो आगे और भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वो होंगे दिल्ली में। और जिस तरीके से इन लोगों की 4 मांगे आज हैं, आप विशाल धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। एक तो सबसे पहली मांग ये है जो डिसेबल पेंशन है, जो लोग विकलांग हो गए हैं, चाहे वो किसी को गोली लगने की वजह से हुए, चाहे कुछ वजह बॉर्डर पे या कहीं पे भी हुए हैं, उनकी पेंशन पे टैक्स ना लगे। इसके साथ साथ जो ECHS है उसके लिए भी मांग की जा रही है कि जो फंड है वो रिलीज नहीं कर रही है सरकार, जिसकी वजह से इन लोगों को इलाज करवाने में दिक्कत आ रही है। साथ में अग्निवीर का मुद्दा भी उठा रखा है इन लोगों ने। और इसके साथ जिस तरीके से देश में कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो सैनिक हैं उनके ऊपर लोग हाथ उठा देते हैं, कई बार उनके साथ मारपीट हो जाती है, उनके लिए कुछ संरक्षण की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस के लोग भी जो हैं, कांग्रेस के नेता बड़े बड़े वो लगातार आ रहे हैं। 3 सांसद इस समय आए हुए हैं, तमिलनाडु के सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस प्रदर्शन को सहयोग दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके बाद बातचीत इन लोगों की सुनती है या नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।